इधर देखना बेटा, आपको मॉड्यूल नहीं मिला होगा ना, आपके पास है नहीं है? लेकिन नहीं आया मतलब मेरे को पहले मिला था ना। अच्छा, बहुत पहले जब याद है एक्चुअली तो पीछे से एक जने से ले लो बेटा, एक जना आगे दे दो। ये हम लोगों ने ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लिया था, इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट भी समझ आ गया होगा आपको बेटा, वो जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। वो ना F1 F2 से रिलेटेड नहीं है, उसमें आप उस गलत चीज को यूज कर रहे थे। हाँ। तो अब आज करेंगे हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। पूछा एक मॉड्यूल आगे देते हैं, आप इधर थोड़ा देखते रहे बेटा, और आप लोग बीच में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत इजी सा है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपने क्या पढ़ा था? उसमें यू हैव चोजन ओनली अ सिंगल कंट्रास्टिंग ट्रेट, मींस पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप क्या चूज कर रहे थे? यू आर चूजिंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? तीन पेयर्स लेंगे आप, 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब 3 पेयर्स हैं तो आप कैसे भी मान सकते हैं इसके, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये उसका अल्टरनेटिव हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पर डी और स्मॉल डी। सी और सी वाले में ये दिक्कत होती है कि ना हम थोड़ा सा अगर भूल जाए तो दोनों सी एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसको समझाने की जगह पे हम इसे ये वाला कर देंगे तो आसानी से ये रहेगा। तो कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इनके बेस पर आप कुछ भी करें इनका, जैसे कि 2n है, इनके बस नाम बताना है कि इससे क्या मिलेगा हमें। 3n है, इससे क्या मिलेगा? 2n से क्या मिलता था? फिनोटाइपिक या फिर गैमेट कितने बनेंगे वो बन जाते थे। और गैमेट बनाने में आप वो क्रिस क्रॉस वाला जो मेथड होता था ना, पोर्टलाइन मेथड वाला, उसको यूज करके आप कर सकते हो। और 3n वाले से क्या मिलेगा? जीनोटाइप मिल जाते थे। और 4n से नंबर ऑफ जाइगोट, यानी कितने जाइगोट बनेंगे हम इनके अरेंजमेंट को अगर यूज करके करें तो आप ये देखोगे कि कितने हाइब्रिड है। इसमें एक क्वेश्चन भी है आपके बिगिनर्स बॉक्स वाले में, आप उससे करोगे ना तो भी पता चल जाएगा, वो बाद में करना। चलिए चलो देखो, तो इसमें कितने पेयर हो गए? 1, 2 एंड 3। यहाँ पर n क्या था? नंबर ऑफ हाइब्रिड या फिर हेटेरोजाइगोट, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ये गैमेट्स कितने बनेंगे? टू दी पावर 8 हो जाएगा, 3 की पावर 27 टाइप के आपको जीनोटाइप मिलेंगे। ये इसके 8 तो फिनोटाइप होंगे या फिर गैमेट होंगे ये, और 27 टाइप इसके क्या होंगे? जीनोटाइप, अलग अलग वेराइटीज उसमें रहेंगी। और 4n से तो 64 इसके जाइगोट बनेंगे। जाइगोट तो आपको जैसे आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, तो 2 दी पावर 2 लगाया था, तो 4 की पावर 2 यानी 16 बने थे। तो जितने बॉक्स बन रहे थे ना, आप उसी को इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी आप बॉक्स बनाएंगे। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आया है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कुछ नहीं होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट ले रहे थे, यहाँ पर डुअल पेयर ऑफ ट्रेट लेने थे, और फिर थर्ड वाले में आपको 3 पेयर्स ऑफ ट्रेट लेने थे। समझ में आ गया? अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक किस पर है? बैक क्रॉस। ये दो तरह के हैं आपके, आउट क्रॉस एंड स्ट्रेच क्रॉस। बैक क्रॉस में आप क्या करते हैं? बैक क्रॉस में आपको ये करना होता है कि जो भी F1 आपके जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, F1 जो ऑफ स्प्रिंग है, आप उनको किसी भी एक पेरेंटल बॉडी से आप उनको क्रॉस करवा लें, किसी भी एक पेरेंटल टाइप से, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर वो होमोजाइगस रिसेसिव हो। डोमिनेंट वाले में कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी और रिसेसिव वाले में कुछ प्रॉब्लम आपको आएगी, तो आप उसे करके देखें। पहले आप ये लिखें, हम पहले ये करते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में आपको क्या करना होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे आप F1 हाइब्रिड को लेंगे, हाइब्रिड ही बनते हैं इसमें, F1 हाइब्रिड विथ क्रॉस
पेरेंटल डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। तो यहां पर आप ये ले सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर आप ले सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। इनके क्रॉस करके जल्दी से बताओ, कॉपी नहीं करो फटाफट, फिर आगे बढ़ो। क्या निकला, क्या आउटकम आया? इसे आप ऐसे करने के बजाय ना सिंपली ये भी कर सकते हैं, जब सेम चीजें हो तो इसका बस एक ही गैमेट बनेगा टाइप ये और इससे ये, तो आप इसे इस तरह से कर सकते थे। जब ज्यादा टाइप के हो तो उनको अलग अलग लिख देंगे और इनको इस तरह से, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि आधे इनके होमोजाइगस डोमिनेंट एंड आधे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये कंडीशन होती है। पैर सीधे करो, ऐसा लग रहा है सो रहे हो आप। सीधे करो, बैठने से भी पता है बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखो पता है, फैल के लेट जाओ उस पे बेंच पे, आपको नींद आ जाएगी, पक्की बात है, 10 मिनट। और आप थोड़ा स्टिक बन के बैठे, आप 1-2 घंटे 2 घंटे आराम से पार करेंगे। बैठने से बहुत चीजें होती हैं। तो कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये आपको दोनों कंडीशन यानी 50-50% मिल रही है। तो इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आउट क्रॉस से कि आपको कोई भी एक प्लांट दे दिया जाए, ठीक है, ये तो आप ये नहीं बता सकते उसके फिनोटाइप को कि कौन सा, हाँ उसका जीनोटाइप, उसके फिनोटाइप को देखते हुए कि ये कौन सा वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो इसका आपको जीनोटाइप कैसे पता चलेगा? यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पर ये टॉल हाइब्रिड था, ये टॉल ही तो है और ये भी टॉल है। अब आपने इनको क्रॉस कराया आउट क्रॉस के थ्रू, तो दोनों ही टॉल आए, क्या बताओगे जीनोटाइप कैसा है? तो यहीं पर अगर आप फिर इसका दूसरा देखें, दूसरा टाइप जो है बैक क्रॉस नहीं है आपका, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इसके नाम से पता चलता है कि इसका आप टेस्ट करते हैं। इसमें टेस्ट में आप क्या करेंगे कि आप होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दोनों जो भी हो, कैसा भी दिया हो आपको, आपको तो पता नहीं है, उनको आप हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देंगे इस वाले प्लांट के टाइप से। अभी आपने डोमिनेंट से कराया था ना, इस वाले से, अब आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे क्रॉस, तो अब आप इसे कराओ। आप F1 हाइब्रिड, जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड ही है क्या है, जो भी हो हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पर हम ये लिखते हैं गिवन प्लांट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आप इनको साथ क्रॉस करवा रहे हैं किसका, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का। तब आप देखना दोनों ही कंडीशन में कुछ आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, इस वाले केस में अलग मिलेगी और इस वाले केस में अलग मिलेगी। इस वाले के साथ आपने कराई है रिसेसिव वाले का, ठीक है, तो इससे कैसे आए हैं, और इस वाले से इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका जो डोमिनेंट फिनोटाइप होगा, इससे किस तरह के मिलेंगे आपको, ये अगर डोमिनेंट फिनोटाइप होगा इसका कंप्लीटली, तो इसके सारे के सारे कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। और यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेंगे, इसमें यार एक मिनट,
देखो ये हुआ है। हाँ ये हुआ, अभी समझ में आया। इस वाले में ये था, यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट करा था, शॉर्ट वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। इसमें जैसे कि आप ये रिसेसिव भी लेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन लेंगे, और यहाँ पर ये आपको ये नहीं पता है कि इसका जीनोटाइप क्या चीज है, ठीक है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इसके साथ में अगर आप क्रॉस करेंगे और इसमें अगर कंफ्यूजन होती है तो हम इसे पूरा ओपन करके ऐसे करके देखते हैं कि जैसे अगर ये डोमिनेंट हुआ सपोज दैट, तो इसके दोनों इस तरह से गैमेट बनेंगे। फिर उसके बाद ये रिसेसिव है, तो F1 जो जनरेशन आएगी वो कैसी आएगी, सारे के सारे इस तरह से आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस वाले में अगर आप देखें, अगर ये हाइब्रिड हुआ यानी कि हाइब्रिड है ये वाला, तो इसका जीनोटाइप कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर ये तो हेटेरोजाइगस, ये आपका होमोजाइगस रिसेसिव तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर ये आपका हाइब्रिड है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 50% आपके, अरे इधर देखो 50% ये कैसे आएगा आपका, ड्वार्फ आ जाएंगे यानी कि रिसेसिव हो गए, और 50% आपके हेटेरोजाइगस यानी कि जो भी। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर आपको प्लांट अगर हाइब्रिड होगा तो यहाँ पर आपको रिसेसिव नेचर भी दिखाई देगा, समझ में आया। और अगर प्लांट आपका होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ तो यहाँ पर सारे के सारे आपके कैसे रहेंगे, हाइब्रिड रहेंगे। तो ये वाला जो होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि उसका जीनोटाइप क्या है। आया समझ में। इसमें जैसे कि ये प्लांट है आपके, उस वाले में W और कैपिटल W स्मॉल w वाले से है, उसमें पर्पल एंड व्हाइट कलर वाला जो था उस वाले से जो भी दिया हो, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक प्लांट आप मतलब जैसा भी दिया हो, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऐसा रहेगा टॉल, एक अगर हेटेरोजाइगस दिया हुआ है, आपको समझ में आया। तो अगर हेटेरोजाइगस है तो दोनों कैसे होंगे, ये टॉल हैं। अब हमें इसका जीनोटाइप फाइंड आउट करना है, क्योंकि फिनोटाइप तो सेम है, तो यहाँ पर अब जीनोटाइप क्या चीज होगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज हमें पता नहीं है, लेकिन ये चीज हमें मालूम थी क्योंकि ये हमने पेरेंट उठाया हुआ था, कौन सा था ये, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो जब हम ये लेंगे तो ये हमें पता है और ये हमें मालूम नहीं था। तो जब हम इनके साथ जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, जैसे इसके साथ हमने इसकी क्रॉसिंग करवाई है, तो इसकी क्रॉसिंग करवाने पर क्या होगा, स्मॉल टी ये तो पेरेंटल हो गए, और ये यहाँ पर आपका गिवन आपका ये जीन्स हो गए। तो अब यहाँ पर हम सब क्रॉस करवाएंगे तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे, यानी कि सभी कैसे होंगे, ऑल टॉल। अब अगर ये वाला हो, सपोज दैट अगर दूसरा आपको प्लांट गिवन है जिसका आपको जीनोटाइप नहीं पता है, तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, और ये चीज हमें पहले से ऑलरेडी पता है, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो इनकी जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो ये आपका रिसेसिव आएगा, यानी कि ड्वार्फ शो करेगा, 50% ड्वार्फ होंगे और 50% टॉल होंगे। तो ये चीज यहाँ पर प्रूफ करता है कि जो आपका जीनोटाइप है ये वाला हाइब्रिड नेचर का, समझ में आ गया। अब इसके बाद बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बाद रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि जैसे कि आप दो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, इधर देखें, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर आपने एक एक्सपेरिमेंट में इसे अगर आपने मेल मान लिया है और इसे फीमेल मान लिया है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो फिर आप दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसे आप मेल मान सकते हैं, इसे फीमेल मान सकते हैं, ये रेसिप्रोकल क्रॉस है। तो नॉर्मल जो आपके कार्योजीन होते हैं, कार्योजीन कहाँ पर होते हैं, जो जीन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो तो उसे हम कार्योजीन बोलते हैं, और जो जीन आपके साइटोप्लाज्म में यानी जो डीएनए वहां पर प्रेजेंट होगा, जैसे आपके ऑर्गेनेलीज वगैरह में भी डीएनए होते हैं, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, तो इसमें जो प्रेजेंट होते हैं तो आपके ये तो ऑर्गेनेलर हो गए, ऑर्गेनेली वाले, और दूसरा या फिर आप इसे साइटोप्लाज्मिक बोल सकते हैं डीएनए, और एक दूसरे होते हैं आपके न्यूक्लियस वाले। इसे साफ करके फिर से बताता हूँ। तो जब ये दोनों अलग अलग डीएनए हैं तो कुछ केसेस में आपको प्रॉब्लम आएगी रेसिप्रोकल क्रॉस में, और कुछ में आपको नहीं आएगी। अगर आप मेल और फीमेल की भी बात करें तो आप अगर आप उसे रेसिप्रोकल क्रॉस मान लेंगे, जैसे कि मेल को फीमेल मान लें और फीमेल को मेल मान लें, और एक एक्सपेरिमेंट मेल और फीमेल ही रहने दें, तो क्या डिफरेंस नहीं आएगा,
वो चीज़ समझने वाली बात है कि रेसिप्रोकल क्रॉस में होता क्या है। तो वो जो डिफरेंस है वो आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों होता है, क्योंकि दोनों में जो गैमेट्स होते हैं अलग अलग टाइप के बनते हैं। जो मेल है वो हेट्रोगैमेट, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो, उसमें हेट्रोगैमेट्स बनते हैं। सृष्टि सो रही हो क्या? आज अजीब से लग रहे हो। हाँ, चश्मे से नहीं, मतलब एकदम शांत शांत रहती है। इधर देखें, रेसिप्रोकल क्रॉस, जैसे ये मेल है और ये आपका फीमेल है। अगर ह्यूमन की केस की बात करें तो ये हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। इसमें एक गैमेट आपका एक्स टाइप का बनता है और एक गैमेट आपका वाई टाइप का बनता है, और इसमें दोनों सेम होते हैं तो इसमें एक्स एक्स ही बनते हैं, यानी होमोजाइगस कंडीशन होती है इसमें। तो इस वाले केस में अगर ऐसा ही मेल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसे इंटरचेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते ना। अगर आपने इसे यहाँ पर मेल मान रखा है और कुछ देर बाद इसे आप फीमेल मान लें और इसे मेल मान लें तो दिक्कत नहीं आएगी। वो देखो कैसे दिक्कत आती है, जैसे जब इसके जो गैमेट्स बने हैं तो इसके स्पर्म तो बाहर से ही जैसे लगते हैं, उसमें अंदर क्रोमोसोम कौन से हैं वो डिसाइड करता है। और इसमें क्या होगा, इसमें तो एक ही रहेगा। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर में। जो आपका मेल गैमेट होगा इसमें आप देखो, इसमें ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म कितना इकट्ठा होगा, आप खुद इमेजिन करें क्या होता है। इसमें कुछ भी नहीं होता है फालतू की। अब आप ये देखेंगे 50, 60 और 70% इसका पोर्शन जो भी होता है तो टेल वाला होता है। 95% लगभग ये बोल सकते हैं आप। छोटा सा पोर्शन होता है तो बना के दिखाया जाता है, नहीं तो हेड बहुत छोटा होता है। इसमें भी फिर आगे एंजाइम रहते हैं, एक्रोसन एंजाइम वगैरह, वो सब वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो उसको, वो भी देखो। आज क्या हो रहा है, आज सारे कहीं ना कहीं खो रहे हैं। मत बोलो चिड़िया, क्या होता मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आपको साइटोप्लाज्म ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, लगभग आपका न्यूक्लियस हो, यहाँ पर डीएनए वगैरह रहते हैं बस। इसमें क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि इससे आगे एम्ब्रियो में डेवलप होना होता है। तो जब एम्ब्रियो में डेवलप होना होता है तो इसमें आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपके अब माइटोकॉन्ड्रिया तो खैर इसी से ही जाता है, आपने देखा होगा, मैटरनल इनहेरिटेंस जिससे बोला जाता है। और प्लांट के केस में अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी इसी से जा रहा होता है, फीमेल वाले से। नहीं तो आप पोलन ग्रेन देखते हैं तो पोलन ग्रेन में क्या होता है, वो डिवाइड होते हैं, पोलन ट्यूब रिलीज होती है, फिर से हो गई उनकी। मैं आप लोगों को जगाता रहूंगा ऐसे ऐसे करके अगर आप थोड़ा भी इधर उधर ध्यान भी, तो इधर ध्यान नहीं हटना चाहिए, इधर देखें बस आप लोग। पोलन ग्रेन जब डिवाइड होता है, जैसे इस तरह से हुआ पोलन ग्रेन, अब यहाँ से ये बीच बीच में से ब्रेक होते हैं, यहाँ से क्या पोलन ट्यूब रिलीज हुई, तो पोलन ट्यूब में बस क्या होता है, 2 मेल गैमेट निकले, ठीक है। तो मेल गैमेट में क्या हुआ, कुछ है थोड़ी ना, उसमें तो बस क्रोमोसोम्स होते हैं जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, बस वो जाता है और वहां पर वो उसे फर्टिलाइज कर देता है। लेकिन बाकी जो आप देखते होगे यहाँ पर, जैसे कि आपने एम्ब्रियो साइट देखा होगा, तो इसमें ये जो आपका क्या है, ये एक्सेल है, इसमें कितना सब चीजें भरी रहती हैं, फिल्ड रहती हैं, आया समझ में। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज जो दूसरी चीज इनको छोड़ के अगर आप देखें नॉर्मल वाले जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आप नहीं कर सकते। जैसे आपके यूनिसेलुलर होते थे और आइसोगैमेट्स जो बनाते थे, आइसोगैमेट में आप रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, जैसे एल्गी वगैरह हो गए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आया समझ में। लेकिन अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स और हमारे जैसे ह्यूमंस वगैरह में आप देखेंगे उसमें चेंज कर सकते हैं। समझ में आया, यही चीज है इसमें। आपको भी आया समझ में? नाम भूल गया आपका, सिंपल। चलो ये ठीक है। अब इसके बाद ये बिगिनर्स बॉक्स करके देखें बेटा आप लोग जल्दी फटाफट, ये क्योंकि आपको समझना टफ लगता था ना ये चैप्टर, अब तक तो इजी हो गया। ये कुछ टॉपिक मुझे समझ नहीं आता। कौन से, जैसे अब तक में आया कोई ऐसा? नहीं, अब तक तो नहीं। आगे कौन सा है, वो लिंकेज वाला होगा, लिंकेज वाला थोड़ा सा वो है टफ थोड़ा। चलो इसे कोई बात नहीं, इसे मैं करा दूंगा। चलो आप इसे जल्दी करें फटाफट। अच्छा चलो मैं अपने हिसाब से देता हूँ, क्योंकि जो मुझे टफ लगता है, बाकी तो आपको सब इजी सही कर लोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखने पर जीन इंटरेक्शन कराते हैं।
बेटा पहले ही आंसर पे आ लिया। नहीं क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चाहत खन्ना क्या रखा है? बेटा ये ना बस नॉर्मल ट्रिक से हो जाएगा अगर आप लोग इसे नोटिस कर पाए। क्वेश्चन बताओ। यस पूजा दीदी। फोर्थ वाला हाँ सर। कैसे बेटा? सर क्योंकि सर ये ट्राई हाइब्रिड है और ट्राई हाइब्रिड फिनोटाइप का रेशियो ट्राई हाइब्रिड आपको दिख रहा है? हाँ हाँ। ट्राई हाइब्रिड पीलिंग है ठीक ना। है ना सर। हाँ ये चीज ना कॉमन मिस्टेक हो। बेटा आप भी बताएं। साइमा सिनेमा। अरे सर डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहला तो हो जाएगा सर, इसका आंसर सेकंड होगा सर, डायरेक्ट सेकंड। सही है फिर कैसे चेंज कर देते हो आप तुरंत? सही है, सेकंड वाला सही है। हाँ सर, क्योंकि पहला हो जाएगा तो हाइब्रिड है ही नहीं। एन जो होता है ना बेटा आपको याद होगा, इधर देखें सभी लोग, ये जो एन था यहाँ पर, अरे देखो इधर, ये जो एन था यहाँ पर चाहे 2 पर हो चाहे 3 पर हो या 4 पर हो, ये खाली और खाली हाइब्रिड नेचर को शो करेगा। अब यहाँ पर हाइब्रिड नहीं है ना तो ये बस वो था, देखने से समझ में आ गया था। क्लियर हुआ? क्या बता देता हूँ, ये जैसे आप n इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, आप ये देख रहे थे ना कि हेट्रोजाइगस कंडीशन जहां पर भी हो आप उस नेचर को लेते थे, हेट्रो यानी हाइब्रिड नेचर को लेते थे। जैसे कि कैपिटल T स्मॉल t हो गया, कैपिटल B स्मॉल b हो गया और आपका कैपिटल Y स्मॉल y हो गया, तो ये आपके मतलब 3 यहाँ पर वो हो गए, आपके ट्राई हाइब्रिड हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम इसे ये ले लें कैपिटल T तो होमो हो गया ना, तो बस आपके पास तो n इक्वल्स टू 2 ही तो रहे। यहाँ पर हम कंट्रास्टिंग ट्रेट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं उनके हाइब्रिड नेचर कितने हैं, उनके पेयरिंग कितने हैं, वो चीज देखते हैं। आया समझ में? अगर यहाँ पर इसी तरह से होता ये भी होता तब भी यहाँ पर ये 2 ही होते। आया समझ में? तो n इक्वल्स टू कितना होगा 2। तो ये क्वेश्चन से ही दिमाग में आता है कंसेप्ट क्या होगा, पढ़ने को तो हमने भी याद कर रखा होगा ना, सबने भी कर रखा है। चलो जीन इंटरेक्शन करते हैं, ये कर लेना, बाकी तो इसमें सब कर लोगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ये थोड़ा सा था। फिर आते हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन जो होता है आपका, ये 2 तरह से होता है। एक होगा इसमें एलिलिक इंटरेक्शन और फिर इंट्राजेनिक। वही इंट्रा और इंटर समझते होगे ना, इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर। क्या होता है इंट्रासेल्युलर? नहीं पता। इंट्रा एक ही इंट्रा आपस में दो सर एक ही अंदर। जैसे मैं अगर इस स्क्वायर में खड़ा हूं तो ये इंट्रा स्क्वायर हो गया, हम इन दोनों के जिसमें खड़ा हूं तो ये इंटर स्क्वायर हो गया, ये चीज होता है। इंट्रा मतलब खुद से ही और इंटर मतलब दो के बीच में, दो। तो जीन इंटरेक्शन ये 2 तरह का होता है। एक होता है एलिलिक इंटरेक्शन और इंट्राजीनिक इंटरेक्शन, और दूसरा होता है नॉन एलिलिक। और इसे बोलते हैं इंटरजीनिक। एलिलिक वाले में अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान करें तो एलिलिक वाले में जो भी एक ही जीन के एलील हैं उनके बीच में आप इंटरेक्शन को देखेंगे इस वाले में। तो इसके कुछ आप देखेंगे टाइप, जैसे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया और कोडोमिनेंस हो गया, और इन्हीं की लगभग वैरायटी होती है, जैसे मल्टीपल एलील हो गया और आपका प्लियोट्रॉपी हो गया। क्लियर हुआ? फिर आते हैं आपका नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। इसमें आपका एक तो एलील है ही, उससे जो दूसरा है, दूसरे जो जीन का है उनसे क्या इंटरेक्शन है वो चीज आप देखते हो इसमें नॉन एलिलिक वाले में। ठीक है, तो इसमें आपका पॉलीजेनिक हो गया या फिर एपिस्टेसिस हो गया। एपिस्टेसिस वाले में क्या हो जाएगा, जैसे कि वो एक दूसरे को वो कवर करेगा। ठीक है, तो उसमें जो कवर करता है यानी कि उसको सप्रेस कर देगा। तो वो अभी आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं एलिलिक इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन।
एलिलिक इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में सबसे पहले जो आता है आपका, या फिर आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, वैसे उसमें भी लिखा होगा इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन, those are located on same locus or loci. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द एलील्स ऑफ सेम जीन। अब जैसे यहाँ पर इसकी कई सारी वेराइटीज हों, जैसे ये एक क्रोमोसोम पर मौजूद है ये, तो यहाँ पर ये मान लो इसकी इस लोकेशन पर कैपिटल टी है और इसी सेम लोकस पे स्मॉल टी है। अब इसके डेरिवेटिव्स हों तो ये सब क्या है इसका, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन आप देखोगे वो क्या होंगे आपके एलिलिक इंटरेक्शन और इंट्राजीनिक इंटरेक्शन। आए समझ में? सेम लोकस यानी कि जो जीन का जो जहां पर पोजीशन है एक क्रोमोसोम में वैसी रहेगी, लेकिन आप पॉपुलेशन में बात करते हैं, खाली एक इंडिविजुअल में आप बात नहीं करते, आप पॉपुलेशन में बात करते हैं। तो पॉपुलेशन में एक ही जीन के बहुत सारे एलील हो सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको आगे भी पढ़ोगे मल्टीपल एलील वाले में। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसका जो सबसे पहला जो टाइप है वो है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। So first of all you have to recall what are the different types of Mendel's principle। कौन कौन से थे जल्दी बताएं। पहला कौन सा था? ये तो था भी नहीं, तो एक्सेप्शन में आता था। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो किस पर था, किस चीज पर डिपेंड था वो? मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर शो करता था, हाँ, तो वो चीज उन्होंने ये बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये उसका एक्सेप्शन क्या आ गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जैसे इसके दो एलील हैं, वो ना एक इंटरमीडिएट ही अपना फैक्टर ला के दिखा देते हैं, ना तो वो एक पेरेंट, आगे आ जाओ तुम, आगे बैठा, पीछे से वो पता नहीं कहाँ कोई रह रही है। तबीयत खराब है तो फिर कोई बात नहीं, आप वहीं बैठे रहो। तबीयत खराब है आपकी तो फिर आगे बैठो, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आप आए भी हैं और आपका क्लास भी खराब हो, क्या यहाँ बैठ के आप देखो और कोई सोए नहीं तो फिर सो जाओ। इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो ये बोलते थे मेंडल कि जो भी फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में जो भी आएगा, जो भी फीचर दिखाई देगा, वो एक जीन वहां पर अपनी एक सुपीरियरिटी शो करेगा, वो डोमिनेंट होगा, इसीलिए उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। उसका एक्सेप्शन ये वाला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे कि एक पेरेंट है, जैसे कि ये हो गया कैपिटल टी और ये हो गया आपका स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें जो एक और अगर हम इनके बीच में क्रॉस कराएं तो एक बीच में इंटरमीडिएट यानी कि एक हाइब्रिड नेचर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोडोमिनेंस बाद में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे इन दिस टाइप one parent that is showing dominancy and another parent that is showing recessivity produce a intermediate nature of spring। इसमें क्या होता है, एक इंटरमीडिएट नेचर को शो करेंगे जो कि
ये उसका आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन हुआ ये। और इसमें क्या होता है कि ये ब्लेंडिंग हो जाती है, उसमें आप अलग अलग से पहचान नहीं सकते हो कि क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी है, ये आपका क्या है, ये टॉल, और ये आप क्रॉस करवा रहे हैं डॉर्फ, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है। इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उस वाले में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आ जाएगा, एक ये वाला फीचर भी आपको दिखाई देगा, लेकिन इस वाले से तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं इससे बता रहा हूँ। आप इसे मान के चलें कि इस वाले से एक ये फीचर भी आपको दिखाई देगा, लेकिन F1 में आप देखते थे कि सारे के सारे टॉल होते थे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया। तो इस वाले में जो इसका एग्जांपल है आपका मिराबिलिस ज़लाका, तो इसमें यहाँ देखें, इसे हम और क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेड फ्लावर है इसका, और एक दूसरा कौन सा था, व्हाइट फ्लावर। तो इसका जो आपका जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल आर, और इसका जीनोटाइप क्या था आपका, स्मॉल आर। इनके बीच में क्रॉस कराया, बात तो वही है कैपिटल डी स्मॉल डी, लेकिन वो दिमाग में हमारे फिक्स है तो हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे इस तरीके से कराया जाता है। तो आपका जो ये वाला प्लांट है, ये जो बना है, अब इसमें F1 जनरेशन में, यानी कि ये क्या हुआ आपका, P जनरेशन हुआ, पेरेंटल जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन में जो प्लांट बन रहे हैं आपके, एक अलग नेचर शो करते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, पिंक कलर के, ना तो वो रेड ही है और ना ही व्हाइट है। ये किस कलर का है, पिंक कलर का है। तो यही चीज आपको, अगर आप इनके बीच में आप फिर से सेल्फिंग करवाते हैं, यानी कि फिर से सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, तो सेल्फिंग करवाने पर आपको कैसे दिखाई देंगे, आपको याद होगा, नहीं तो आप इसे क्रॉस करके देख सकते हैं। यही रेशियो था ना 1 हाइब्रिड क्रॉस में, 1:2:1। तो ऐसे और फिर स्मॉल आर। तो ये कितने थे, ये 1 थे, और ये कितने थे, आपको कुछ याद आ रहा हो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से ऐसे ही था, तो सेम वैसा ही है, तो हम उसे इसी तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितने हाइब्रिड वाले कितने हैं, तो यहाँ पर आप इसे आर मान सकते हैं ना, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर ये कितने हो गए हाइब्रिड, यानी पिंक वाले हो गए 2, और ये कितने हो गए 1। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का रेशियो सेम रहेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो दोनों में इसमें जो नेचर होता है इन दोनों का सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो इसका था, वो ये हो गया आपका रेड, और ये हो गया आपका पिंक, और ये हो गया आपका व्हाइट, ठीक है। और जीनोटाइप, तो दोनों का जो रेशियो था कैसा था, सेम है, 1:2:1। ये आपका किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप देखेंगे कुछ इसी तरह से एक प्लांट होता है स्नैपड्रैगन, जिसे हम डॉग फ्लावरिंग बोलते हैं, वो भी रेड एंड व्हाइट होते हैं और पिंक कलर का फ्लावर शो करते हैं। तो पिंक क्या होगा, जैसे आपने कभी ड्राइंग करी होगी, तो जैसे हम रेड में अगर व्हाइट कलर मिला देते हैं तो ऐसा नहीं हो जाता, तो वो पिंक कलर बन जाता है, तो वो इंटरमीडिएट बन गया एक कलर। ये इनके वैसा कलर थोड़ी ना होगा, वो तो एक अलग कलर हो गया ना पिंक वाला, तो वो चीज। फिर इसमें आप देखेंगे कि एक फेदर कलरिंग एंडेलुसियन फाउल्स, तो ये इनमें क्या होता है, जो फेदर होते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट कलर के, तो इसमें कैसा कलर आ जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, इसका ब्लू कलर आ जाएगा। फिर एक आते हैं आपके स्टार्च ग्रेन साइज वाले में, ठीक है। तो स्टार्च ग्रेन साइज उसमें किस तरह से बनता है, तो वो भी इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, उसे आगे पढ़ेंगे। फिर आपका आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस वाले में आप इसका बस ये अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें ब्लेंड हो जाते थे यानी मिक्स हो जाते थे। उस वाले में क्या होगा, दोनों जीन अपने अपने नेचर शो करेंगे। जैसे कि मान लो किसी जगह पर 2 लोग हैं और दोनों अपनी पार्टी का झंडा उठा लें, तो वो ये हो जाए। और एक क्या होता है कि वो उसको तीसरा ही निकल जाता है, जैसे 2 पार्टियां खड़ी हैं और तीसरा एक अपने आप इंडिपेंडेंट पार्टी निकल जाती है, तो वो चीज थी किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ये पूरी तरह से कंप्लीट डोमिनेंस दे ही नहीं रहे थे, और को का मतलब ही होता है वो एक साथ देते हैं, ठीक है। ये चीज इसमें डिफरेंस है।
इसमें बारीक बारीक से डिफरेंस है, बाकी ऐसा कुछ इसमें नहीं है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे कि एक ही जीन के अगर दो एलील हैं, दोनों ही अपना नेचर शो करेंगे, और उस वाले में क्या होता था, एक तीसरा प्रोडक्ट आ जाता था, तीसरा लॉन्च हो जाता था। जैसे ब्लैक है, व्हाइट कलर है, और थर्ड कौन सा आ गया, ब्लू कलर आ गया, रेड है, व्हाइट है और पिंक आ गया, वो चीज थी। तो कोडोमिनेंस में बोथ एलील्स ऑफ सेम जीन शो इक्वली डोमिनेंस। समझ आया? आप सो रहे हो बेटा, आप भी पानी वानी लगाते हो, बार बार जमाई ले लो। जमाई लेने का मतलब समझते हो क्या होता है? नींद नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक में, बहुत ज्यादा इजी है क्या टॉपिक? हाँ, वो उसमें जाके ना आपका जो पीएच होता है उसको चेंज कर देता है। जब हमारा किसी में इंटरेस्ट होता है, किसी भी टॉपिक में या चीज में, तो नींद आती हुई देखी आपने? नहीं देखी ना? हैं? समझ में आ रहा है? या फिर कई बार ऐसा होता है बहुत ही ज्यादा इजी चीज होती है तो भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ये सर आता है मतलब। अच्छा, आता है ना? तो जल्दी जल्दी कराते हैं, वही तो करा रहा हूं फिर। बोथ एलील्स ऑफ सेम जीन शो इक्वली डोमिनेंस। इसके आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा एबीओ ब्लड टाइप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ना आपका, ये आप मल्टीपल एलील वाले में पढ़ेंगे। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप है आपका, वो इसी को शो करता है, शोइंग कोडोमिनेंस। इसमें जो ए होगा, ए पर जो भी एंटीजन है यानी कि जो इसमें प्रेजेंट है वो बी इसमें, और ओ में तो आपका स्मॉल आई होता है। तो जैसे इसका जीन है, इसका जीन किससे डिफाइन होता है एबीओ ब्लड वाले का? यहाँ पर इसके सामने ही करो, इसका किससे होता है? आई जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो जो आपकी आरबीसी है, वहां पर जो भी आपके एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से इनका टाइप बन जाएगा। अगर आई के ऊपर अगर ए प्रेजेंट है, ए टाइप, आई के ऊपर अगर बी प्रेजेंट है यानी उसका जो दूसरा एंटीजन आरबीसी के ऊपर ये, और कोई प्रेजेंट नहीं है तो स्मॉल आई तो हो जाएगा ना, इसका रिसेसिव नेचर ही तो होगा, इसका एक डोमिनेंट होगा आई जीन का। अब इसके साथ में आपके पास दो क्रोमोसोम होंगे, तो दो क्रोमोसोम होने की वजह से इधर भी होगा, तो आई ए दोनों पे हो गया ना, आया समझ में? अब ये तो आपकी ये दो क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो एक जो होगा तो ऐसे दूसरी तरफ भी होगा तो बी, और यहाँ पर इस वाले में डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा अलग से बना देते हैं। और पूछो क्या हुआ? सर वो आई भी तो हो सकता है। कौन सा? सर उन दोनों में आई भी तो आ सकते हैं, तो बता तो रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, रास्ते पे आ रहा हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए आप रिकॉग्नाइज करने के लिए आप ये कर सकते हैं, नहीं तो इसे हम ब्लू वाले से कर देते हैं। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि आप इतना अच्छे से जानते होंगे, जैसे ए ब्लड ग्रुप है आपका, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। तो ए अगर ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है? ए जी, ए बी, इसमें ए एंड बी और नील होता है, और यहाँ पर एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होती है? इसके अपोजिट हो जाती हैं, स्मॉल बी, स्मॉल ए, हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये रहता है। तो अब यहाँ पर ये किसकी बात हो रही है कि यहाँ पर हम इसके जीनोटाइप वाली बात देख रहे हैं कि कोडोमिनेंस कैसे शो करते हैं। तो ये आपके हमेशा देखोगे, आप हमेशा दो क्रोमोसोम होते हैं किसी भी उसके लिए, डिप्लॉयड बॉडी है ना, तो ये होंगे। तो अब इसके लिए अगर हम देखें तो अगर आई ए ये वाला प्रेजेंट है, जैसे कि एक आरबीसी होगा और इस पर ये वाला जीन मतलब ये प्रेजेंट है एंटीजन, तो आई ए ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और दूसरा भी प्रेजेंट हुआ इसी पर ही, मतलब उसी के क्रोमोसोम पर,
आई एक ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा ये ए। अब इसमें दूसरा क्या हो सकता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म भी तो हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट ही हो, ये रिसेसिव भी हो सकता है। यानी इसका अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सा है आई का, या तो कैपिटल ए होगा या फिर इसका अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सा होता है स्मॉल आई। तो जब भी आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा तो आप उसके डोमिनेंट वाले जीन पर आप शो करेंगे, लेकिन ये वाला भी शो हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये कोडोमिनेंस शो करेगा। वो कैसे, अगर यहाँ पर ये प्रेजेंट है और वो प्रेजेंट नहीं है वो वाला हो, अगर जैसे ये भी तो जीन है ना, आया समझ में, तो यहाँ पर अगर ये स्मॉल आई तो फिर क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल आई के ऊपर कैपिटल ए है, डोमिनेंट नेचर है, और एक इसका रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है जो आई जीन है, तो उसकी वजह से भी तो फिर क्या हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप आएगा। अब दूसरा अगर हम आरबीसी देखें इस पर बी, और एक दूसरा भी है फॉर्म इसका प्रेजेंट है, यानी दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो गए, तो फिर कैसा होगा बी ब्लड ग्रुप बनेगा। ऐसे सेम क्या होगा, यहाँ पर अगर बी प्रेजेंट है और एक दूसरा एक इसका रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे स्मॉल आई, तो यहाँ पर फिर भी कैसा आएगा बी आएगा। एक आपकी आरबीसी कुछ इस टाइप की आई जिसमें कि एक यहाँ पर आपका ए प्रेजेंट हो और एक प्रेजेंट हो आपका बी, तो जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो इस वाले केस में आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है ए बी, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कौन से एंटीजन दोनों ही इसके सरफेस पर प्रेजेंट है और दोनों ही इसके डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो दोनों ही अपना डोमिनेंसी शो करेंगे और इस ब्लड ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा ए एंड बी, यानी ए बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ओ किस कंडीशन में आता है, जब इनमें से दोनों ही जब उसके मिसिंग हो, यानी रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर हम इसे ब्लैक से कर देते हैं, तो फिर क्या होगा यहाँ पर ये कंडीशन एंड ये कंडीशन यही प्रेजेंट रहेगी इसकी रिसेसिव फॉर्म, तब फिर इस वाले में क्या हो जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप बनेगा जो कि ये वाला हो। आया समझ में, यही था ना आपका क्वेश्चन, यही था ना, तो बस हो तो गया। क्या होगा, बस इसमें कोडोमिनेंस वाले में इसमें एक रोन कलर करके दिखाया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला है फाउल में, और दूसरा जो आप उनको कैटल वगैरह में भी होता है पैचेस वगैरह बन जाते हैं, जैसे एक ब्लैक है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक व्हाइट है होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, उनको क्रॉस कराएंगे तो दोनों ही शो करेंगे किसी किसी में, तो वो कैसा आएगा रोन कलर आता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट वाला मिक्स वाला आएगा, और किसी में ब्लैक आएगा और व्हाइट आएगा। तो ये भी इसका भी जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है वो कैसा होता है, आप इसे इस तरह से देख लें क्योंकि आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो ये मल्टीपल एलिमेंट भी हो गया इसमें ना, इसे इरेज नहीं कर रहा मैं, बाद में नहीं बताएंगे। अगर कोई भी कैटल है, ठीक है, कैटल है उसमें अगर ब्लैक कलर शो हो रहा है सपोज दैट बी से, इस तरह से हम R1 R2 आप उसको चाहे वैसे कर लें या फिर इस तरह से कर लें, और व्हाइट कलर हो जाएगा स्मॉल बी। तो जब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो उसके बाद जब यहाँ पर ये गैमेट इससे एक ही बनेगा, इससे स्मॉल बी, तो जो इनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो इस तरह से आएगी, तो इसे बोलते हैं रोन कलर। ये आपका ब्लू नहीं होगा, ये होगा ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, वहां पर वो मिक्स हो गया था, मिक्स होने पर कैसा कलर आया था, ब्लू कलर आया था, और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स नहीं होगा, वहां पर दोनों ही कलर शो हो रहे होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं रोन कलर बोलते हैं, या फिर दोनों का ब्लैक एंड व्हाइट कलर बोलते हैं। इसे ब्लैक भी होगा शो और व्हाइट भी शो होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसमें अगर आप सेल्फिंग करवा लेंगे तो सेल्फिंग करवाने पर इसमें कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा, आ रहा है समझ में, करवाओ फिर 1:2:1। तो कोडोमिनेंस में भी आप फिनोटाइपिक अगर आप रेशियो देखें तो फिनोटाइपिक रेशियो आपका कैसा होगा, फिनोटाइपिक रेशियो, और आपका जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो, तो इसमें कितने आ रहे थे, ब्लैक भी है आपके, ब्लैक ये कितने हैं नंबर में 1, और रेशियो आपका रोन कलर जो है यानी ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स वो
मिक्स ऐसा नहीं होगा कि वो ब्लू बन जाएगा, वो मिक्स ऐसा होगा, ब्लैक भी प्रेजेंट होगा, व्हाइट भी, मोज़ेक टाइप में होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसे अलग कर देते हैं, यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका व्हाइट, ये हो जाएगा आपका 1। तो आप इसमें देखेंगे कि ब्लैक भी दिख रहा है, मतलब यानी कि फिनोटाइप भी दिख रहे हैं और इसमें, और इसके आपके जीनोटाइपिक रेशियो भी दिख रहे हैं, तो 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस दोनों में अगर आप देखें मोनोहाइब्रिड अगर प्रोसेस में करवाते हैं तो इनके रेशियो सेम रहते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट जो है इसमें मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील में इसमें आप देखोगे कि एक ही जीन के कई सारे एलील प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एक जीन था आपका आई जीन, तो इसके कितने सारे एलील थे, ये भी है, ये भी फॉर्म है और स्मॉल आई भी फॉर्म था, ठीक है। कितने जीन हो गए, कितने एलील हो गए एक जीन के, आई जीन के 3 टाइप के हो गए, आई ए, आई बी एंड आई। तो उसी को हम यहाँ पर देख रहे थे कि अगर उसका ये डिप्लॉइड नेचर है तो उसके दोनों क्रोमोसोम पर कैसे प्रेजेंट होंगे, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हों तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, जो कि ये रहा। दोनों पर ही अगर बी प्रेजेंट हो तो कैसा बन जाएगा, बी। और अब इसके बाद अगर दोनों पर ये कोई भी ना हो और आईज यानी रिसेसिव वाले ही प्रेजेंट हो तो ओ बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब इसके बाद अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी वाला यहाँ था, आपने यहाँ भी देखा था, फिर से यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ये वाला फॉर्म जो ये रहा आई ए ये प्रेजेंट है, और दूसरा जो इसका दूसरा फॉर्म है आई बी ये प्रेजेंट है, और ट्रिप्लॉइड तो बॉडी है नहीं, फिर से हो गया बेटा, ट्रिप्लॉइड तो है नहीं, तो ये वाला भी प्रेजेंट हो जाता, अल्टरनेट तो कोई भी प्रेजेंट होगा ना। तो यहाँ पर तो ये कैसा हो जाएगा, ए बी आपका ब्लड ग्रुप टाइप हो जाएगा। तो इसमें आप फिर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें आप फिनोटाइप जीनोटाइप किस तरह से करने वाला फॉर्मूला था ना, तो अभी आप इसमें करो किस तरह से होगा। हाँ 2n 3n 4n निकाल के देखो कैसे होंगे। इसमें आपके जीनोटाइप कितने मिल रहे थे आपको, जीनोटाइप ऐसे जीनोटाइप वाला करो। जीनोटाइप का क्या फॉर्मूला था, 3 की पावर n था ना। सर दो ही तो रखेंगे ना, लेकिन इस वाले में ना इसका एक फॉर्मूला अलग है, n+1/2, इस वाले से करेंगे आप इसे। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता आपका, वो वाला जो था यहाँ पर n+1/2 ये वाला फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ पर इसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स के कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे 3+1/2 3 4 और ये 3, तो कितना हो गया 6। तो 6 इसके जीनोटाइप आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गया। अगर आप इसे सीक्वेंस में लिखें तो ये रहा, दो 4 5 और दोनों ही अगर इस ऐसे हुए तो ये हुआ, तो आपके 6 जीनोटाइप। तो इस वाले में कोडोमिनेंस वाले में जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं होता। कौन सा वाला, तो ये वाला था 2n 3n एंड 4n। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसके जीनोटाइप कितने हो सकते हैं कोडोमिनेंस वाले में, ठीक है। आपने ये देखा था ना मल्टीपल एलील वाले में, मल्टीपल एलील अगर आप यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एलील तो है ना, यहाँ पर आप एक जीन यूज कर रहे हो आई जीन, तो इसके मल्टीपल एलील कितने हैं, 3 तरह के हैं, आई ए आई बी एंड रिसेसिव फॉर्म इसका स्मॉल आई। तो जब ये केस हो और इसमें अगर आप देखें तो इसके कितने जीनोटाइप बन सकते हैं अगर आप मल्टीपल एलील को यूज करें, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा। और ये बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ही होगा, जैसे ब्लड ग्रुप आ गया इस वाले से, या फिर सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाला आ जाएगा उस वाले से। और फिनोटाइप 4 हाँ, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो साफ ये इसमें जीनोटाइप वाले का फॉर्मूला है। साफ साफ तो ये भी दिख रहा है। नहीं आराम से साफ साफ दिख रहा है, सही बात है, चश्मा साफ है, क्लियर है दोनों सही। चलो इधर देखें,
फिर आते हैं मल्टीपल एलील के बाद जो अब इजी सा टॉपिक है बेटा, इधर चलो, प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं? इसमें एक जीन जो होगा आपके कई सारे कैरेक्टर को वो कंट्रोल करेंगे। नॉर्मली क्या होता था कि नॉर्मल कंडीशन में जैसे कोई भी एक जीन है, जैसे आपका ये एक जीन है आई, यहाँ नहीं, ये एक जीन है आई, तो ये किसके लिए था? खाली आपके ब्लड ग्रुप के लिए था, है ना। अब यही कई सारी चीज हो जाए, जैसे आपका ब्लड ग्रुप भी हो जाए, आरबीसी का साइज भी हो जाए, आरबीसी का कलर भी हो जाए, सबके लिए अलग अलग करने लगे, तो इसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन वो होते हैं जिसमें कि एक सिंगल जीन, यहाँ पर इसे ऐसे लिख लो, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर्स, एन कैरेक्टर्स लिख लो इसमें। ठीक है, एन कैरेक्टर से याद रहेगा कि आप एक से ज्यादा कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन जीन दैट वुड कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, यानी एन कैरेक्टर, तो इसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स। इम्प्लिकेट एक्सक्लेमेशन कैसा होता है बताना, थोड़ा याद आया कुछ? इम्प्लिकेट एक्सक्लेमेशन कैसा होता है बेटा? दो करके दिखा दो बेटा। दो पूरे हेस्पेरिडियम किसमें होता था? आप बताओ सिमरन। ऑरेंज में होता था, सही है। अब पीपो किसमें होता था? पीपो फ्रूट जो होता था, पंपकिन पेपस किसमें होता था? कौन सी फैमिली में? लोमेंटम किसमें होता था? क्या? लोमेंटम फ्रूट का टाइप है ये। साइजोकार्पिक के कितने फ्रूट के टाइप थे? फिनोकॉपी। फिनोकॉपी बेटा मैंने बताया था कि आप डिफरेंट चीजों को यूज कर रहे हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी उस सेम फिजिकल अपीयरेंस शो करेंगे। एनवायरनमेंट डिफरेंट चाहिए कि हम उसमें कोई केमिकल मिला के डिफरेंट कर देंगे तो भी चलेगा। वो भी चलेगा, वो तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना बेटा। तो वो न्यूक्लिक एसिड वैसे वो एरिया सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सपेरिमेंट देखो अलग चीज हो जाती है। अभी आप इसे म्यूटेंट बना के कुछ करते हैं, वो एक अलग चीज है। इंडिकेटिव वही तो होता है ना, दो अंदर होते हैं पूरे और दो बाहर होते हैं पूरे तरीके। गलत गलत गलत, एक ही होता है ऐसे। तीन तो अल्टरनेट होते हैं, और वन इनसाइड एंड टू आउटसाइड। वो आपने पहला वाला करा, वो भी सही है एक तरह से। इम्ब्रिकेट पहला वाला में नहीं था, आप बताओ कैसे बना लो? बताओ ना सर। वो भी सही है आपका, वो सही है। लेकिन अगर हम पेंटामेरस के अकॉर्डिंग देखें जैसा है, तो वन इनसाइड कंप्लीटली एंड वन आउटसाइड एंड थ्री इज आर क्रिस्टल अल्टरनेट फॉर्म। हाँ जी बोले। फिनोकॉपी मैंने बोला ना आपको, डिफरेंट जीनोटाइप को आप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं, और दोनों मिलकर कैसा दे रहे हैं? सेम फिजिकल अपीयरेंस शो कर रहे हैं, सेम जीनोटाइप शो कर रहे हैं। इसी को हम फिनोकॉपी बोलते थे। फिनोकॉपी समझ में आ गया? नाम से पता चल रहा है, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी प्लियोट्रॉपिक जीन्स। अभी आपने एलिलिक इंटरेक्शन में कौन कौन से टाइप पढ़े हैं आप बताएं? साइमा टफ सा नाम है, साइमा ही आ गया। बोलो बेटा, सुन रहे हो कहानी? कुछ तो लिखा भी होता, आप क्या सुन रहे थे? आसिफ में मैंने एक चीज नोट करी थी, वो नोट जरूर करता था। आसिफ में मैंने एक चीज नोट करी थी, वो नोट जरूर करता था, और आप नोट ही नहीं कर रहे हो। ये आप मेरा ड्रॉबैक है, उसमें एक प्लस पॉइंट था। पढ़ता था वो, वैसे इसी बात नहीं। अब वो नोट करा रहता ना, अपने हेडिंग में डाली होती तो आपको याद रहता। मान लो 3 दिन तक आपको मॉड्यूल नहीं मिला, फिर क्या होगा? इसे लिखना जरूरी होता है। और बताएं आपने मैंने क्या क्या पढ़ाया है अभी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जी कोडोमिनेंस, हाँ मल्टीपल एलील, हाँ, प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन्स। प्लियोट्रॉपिक जीन्स में क्या होता है? आगे से यहाँ पर लिख रहे हैं, वन जीन would control more than one character, यानी कि n characters। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
जैसे आपका पी प्लांट है, पी प्लांट का अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें सीड का जैसे शेप होता है ना मैच्योर होने के बाद राउंड रिंकल्ड, और उसका जो स्टार्च सिंथेसिस है वो एक जीन जैसे आपका बी जीन है, यहाँ पर मैंने बनाया था उससे आप रट्टा मत मार लेना तो गड़बड़ हो जाएगी, समझाने के लिए दिया था। तो यहाँ पर जो बी जीन है, तो बी जीन किसको कंट्रोल करता है? दो चीजों को कंट्रोल करता है। सबसे पहले क्या कंट्रोल करता है? सबसे पहले क्या बात है, मतलब करता ही है सीड शेप, और दूसरा स्टार्च की सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस। इन दोनों को कंट्रोल करता था बी जीन, ठीक है। अब इसमें क्या बात होती थी कि जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो जो सीड होगा वो राउंड भी होगा, डोमिनेटिंग नेचर है, और उसका साइज होगा वो भी बड़ा होगा, यानी लार्ज साइज होगा। लार्ज साइज यानी कि गेहूं का साइज अगर बड़ा होता है तो स्टार्च भी तो ज्यादा होगा ना, फूड ग्रेन बड़ा है तो वो भी चीज ज्यादा होगी। और अगर इसमें हाइब्रिड नेचर शो हुआ तो सीड तो राउंड होगा, डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन जो सीड का साइज है और सीड के साइज के अकॉर्डिंग जो स्टार्च सिंथेसिस है वो हो जाएगा इंटरमीडिएट, समझ आ रहा है। और जो एक आ जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव, उसमें वो रिंकल्ड हो जाएगा मैच्योर होने के बाद, और साइज जब सीड ऐसा हो जाएगा जैसे आपका ये राउंड है और ये ऐसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो गया छोटा सा, जब सीड साइज छोटा हो गया तो स्टार्च भी तो कम ही बनेगा ना, बस वो चीज है। तो आप इसके जो नीचे चार्ट बन रहा है ना, आप उसके थ्रू अगर आप इसे देखें तो बहुत इजीली समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये कैपिटल बी है, ये सीड शेप को शो कर रहा है, और ये क्या है? स्टार्च का अमाउंट, या फिर ग्रेन का साइज भी आप कर सकते हैं, ग्रेन का साइज इसी से रिलेट कर सकते हैं आप। टेट्राडाइनमस किस कंडीशन किसमें होती थी, कौन सी फैमिली में? चाटा पड़ेगा, ये क्रूसीफेरी का है, सबसे बड़ा फीचर। मुझे लगा सबसे इजी सा बता दोगे, चलो लास्ट से पूछते हैं। जो फेदरी स्टिग्मा होता था वो किसमें होता था, ये तो बता देना चाहिए। फेदरी स्टिग्मा जिसमें कि बाइफरकेटेड था और विंग्स जैसे था। जल्दी बताएं बेटा, आप बताएं, सो रहे थे आप भी उस टाइम। वो इसी फैमिली, गेहूं वाली फैमिली, स्पाइकलेट जिसमें होते थे उसमें इस तरह से बना रहता था ना। तो कैपिटल बी, इसमें सीड का शेप कैसा होगा? राउंड, और ग्रेन साइज कैसा होगा? लार्ज होगा, यानी कि जो स्टार्च का कंटेंट है वो कैसा होगा? हाई होगा। फिर आते हैं कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये भी इसकी वजह से अगर आप देखें डोमिनेंसी की वजह से तो कैसा हो जाएगा? राउंड, लेकिन ये इसमें जो साइज होगा इसका कैसा होगा? इंटरमीडिएट नेचर शो कर रहे हैं, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को लगभग शो कर रहे हैं ये। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे एक तीसरा एक पार्टनर आ जा रहा था फ्यूज होने के बाद आपस में, जैसे पिंक कलर आ जा रहा था, याद आ रहा है? एक ब्लू कलर आ जा रहा था ब्लैक एंड व्हाइट के साथ में, एक रोन कलर आ जा रहा था। रोन वाला तो आपका को डोमिनेंस है, वो दोनों ही मौजूद रहते हैं उसमें, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इंटरमीडिएट, और ये जो फिर बीच का साइज हुआ जैसे इस तरह से हो गया, राउंड ही है, थोड़ा सा राउंड तो है लेकिन साइज छोटा हो गया, तो स्टार्च लगभग कैसा हो जाएगा आपका? ठीक है, मतलब एवरेज सही है। फिर हो गया आपका एक रिसेसिव वाला, होमोजाइगस रिसेसिव, तो इसमें कैसा हो जाएगा? जब मैच्योर होगा तो ये रिंकल्ड हो जाएगा, क्लियर हुआ? और इसमें जो सीड का साइज होगा ये रिसेसिव है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल, और जो स्टार्च का सिंथेसिस होगा वो कैसा हो जाएगा? लो। आया समझ में? तो ये आपका शो होता था किसमें? प्लियोट्रोपिक जीन्स में। फिर आप इसमें पॉलीजीन पढ़ लेंगे, पॉलीजीन वाले में एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन आ जाएंगे। कितना इजी से टॉपिक समझा रहे, बहुत अच्छा लगता है ये वाला। आया समझ में? ये आपको भी आ गया?
फिर आता है सिकल सेल एनीमिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है बेटा, और ये तो है ही उसके साथ में। इसमें कुछ नहीं होता है, GAG एंड GUG, बस इसे याद कर लो, अभी याद करो GAG एंड GUG, इज्जत दे रहे हो ना GAG एंड GUG, एक को याद कर लो, फिर आगे आपका ना ग्राफ रट जाएगा, मैं पक्की बात बता रहा हूँ, रट जाएगा। इसमें जो ग्लूटामेट है उसको कौन कोड करता है? GAG, और एक है दूसरा वैलिन, इसको कौन कोड करता है? GUG। ऑब्वियस सी बात है, ये जेनेटिक कोड है, और जेनेटिक कोड आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? मैसेंजर आरएनए पर, ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए हो गई आपकी। तो इसकी क्या हिस्ट्री है प्लियोट्रोपिक जीनियस वाले में, सिकल सेल एनीमिया वाले टॉपिक में, यहां पर लिख लूं पहले, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आपका 6th पोजीशन है, जैसे हीमोग्लोबिन बना तो उसमें ये ना 4 सब यूनिट होती हैं, कितनी होती है बेटा? कौन कौन सी? कौन कौन सी? सॉरी, गौर से देखिए इसकी तरफ। 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, कोई बात नहीं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। तो जो इसकी बीटा चेन है, बीटा चेन में क्या होता है? 6th पोजीशन पर, आप इन चीजों को याद करते चलो, जो मैं लिख रहा हूँ, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को Hb से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या लिखे हैं? इसकी जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन, इसे बाद में मर्ज करते चलेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप याद होता चले। 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन, इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाता है, जो इसके 6th लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पर एक जेनेटिक कोड हो गया, ये लोकेशन हो गई, दूसरा जेनेटिक कोड हो गया, ये लोकेशन हो गई, तो यहाँ पर जो आ रहा है ना, यहाँ पर धीरे धीरे करते करते ये 6th पोजीशन आ गई, यानी कि 6th नंबर का जो जेनेटिक कोड है, जैसे ये वाला है आपका GAG, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक चेंज हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन, एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? U आ जाएगा, क्या हो जाएगा? एक ही जगह पर क्या आ जाएगा? U आ जाएगा, तो GAG से क्या हो जाता है? GUG, तो ग्लूटामेट से क्या कोड करेगा? ये कौन सा आपका अमीनो एसिड? ग्लूटामेट की जगह पर वैलिन को कोड करेगा। आया समझ में? म्यूटेशन occurs at, ऊपर से मैं मर्ज करता हुआ चल रहा हूं उन चीजों को, ऊपर पहले एक पॉइंट लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बाद में पूरा सेम हो जाएगा। म्यूटेशन occurs at 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन that caused substitution of glutamate to valine, and this mutation resulting change in shape of RBCs into a सिकल सेल टाइप। सिकल कैसा होता है उस दिन ही बताया था, फिर से बता देता हूँ, इस तरह का हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है, साइड से उठे हुए रहते हैं, लाइक जैसे आपने रिंग्स खाई होंगी ना, टकाटक वाली रिंग्स जो आती हैं, लेकिन बीच में तो हॉलो रहता है, तो वो हॉलो नहीं होगा, जो कि हो, और बीच में ना इसमें होल नहीं होगा, उसमें लेयर ही रहेगी बस, ठीक है। तो शेप ऑफ RBCs इनटू सिकल सेल टाइप, ये इसका पूरा एक नेचर होता है। तो ये कैसे हुआ? जब ये आपका आरएनए बना है, यहाँ पर देखने, ये आपका आरएनए है, ऑब्वियस सी बात है ये डीएनए से बना होगा, तो इसी में आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी छुपा हुआ है,
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक आ जाता है। एक स्ट्रैंड आपकी कौन सी होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरी कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अगर इस वाले से ये बन रहा है जी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो जी का ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाते थे ट्रांसक्रिप्शन में, तो जी का अपोजिट क्या होगा, सी, ए का अपोजिट क्या होगा, है बेटा डीएनए की बात हो रही है ना, अभी हमने आरएनए बनाया, जैसे मैसेंजर आरएनए बनाई है, और ये आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, डुप्लेक्स डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन या रिकॉल करो जल्दी से, नहीं तो फिर छठे चैप्टर में तो करवाना ही है फिर। तो इसमें क्या होता था, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप बस इस फ्लो में चल रहे हैं, आपको यहाँ पर भी समझ में आएगा, वहाँ पर भी आएगा। तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, डीएनए के दो स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आपका आरएनए बनेगा। आरएनए बनेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनते हैं, तो मैं इसको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे समझ में आता है स्टेप बाय स्टेप। तो जीएजी और जीयूजी आपको याद रखना है बस। अगर जीएजी होता तो नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, वो भी बताऊंगा, आपका ग्लूटामेट होगा उसमें अमीनो एसिड, और अगर वो चेंज हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ, तो वहां पर वैलिन बनेगा। तो यहाँ पर जीएजी के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होगा, एडेनिन का अपोजिट तो डीएनए में थायमिन ही होगा, और ग्वानिन का साइटोसिन। फिर इसका जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो भी इसका पैलिंड्रोमिक होगा, जी, थायमिन का ए और जी। तो जब इनमें इस तरह की जब पेयरिंग होगी तभी तो हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते थे। जैसे कोडिंग स्ट्रैंड का क्या काम होता था, कोडिंग स्ट्रैंड का काम होता था आपका जो भी मैसेंजर आरएनए है उसकी रीडिंग करना, आप इजीली उसे कर सकते थे। जैसे यहाँ पर आपका 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, और ये भी आपका 5 प्राइम 3 प्राइम होगा, हम रीडिंग इस हिसाब से करते हैं। तो जीएजी और यहाँ पर जीएजी, आप इसको याद कर रहे हो, ये वाली चीज आपको समझ आ रही है। ये आपका किसमें होगी, कोडिंग स्ट्रैंड में होगी, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ, आपका ट्रांसक्रिप्शन एक तरह से वो उसमें ये भी यूज होगा। तो नॉर्मल कंडीशन होगी तो ऐसे रहेगा, लेकिन आपका जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट वाले में क्या होगा, आप देख रहे हो कि साइड में दोनों बेस पेयर तो सेम थे, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पर बीच वाले में यू है, तो इसका जस्ट अपोजिट डीएनए पर क्या होगा, ग्वानिन का साइटोसिन, एंड यूरासिल का अपोजिट क्या होगा, एडेनिन ही होगा ना, फिर ग्वानिन का साइटोसिन होगा। फिर इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होगा, साइटोसिन का ग्वानिन होगा, एडेनिन का थायमिन होगा, और साइटोसिन का ग्वानिन होगा। तो आप यहाँ देखें जीयूजी और जीडीजी सेम चीजें हैं इसमें, आप देख रहे होंगे, बस खाली यहाँ पर थायमिन था तो यहाँ पर यूरासिल है, यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर एडेनिन है, यानी कि ये वाला सेम है। जब सेम होगा ये कोडिंग स्ट्रैंड वाला और ये जो आपका मैसेंजर आ रहा है, जैसे ये बनेगा, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, जब ये सेम होगा तो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, जैसे हम HbA बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो ये आपकी कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 6 पोजीशन वाले जेनेटिक कोड में चेंज हो जाता है, खाली एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। अब यहाँ पर आप देखें जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इस वाले में एक अलग प्रोटीन बन जा रही है, खाली एक बेस पेयर चेंज होने से। तो यही आपका वो एक टॉपिक है ना, जब ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो 2 स्टेप है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड से क्यों नहीं होना चाहिए। तो दोनों स्ट्रैंड से इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इससे देखो, इस वाले से ये बन रहा है, दूसरे वाले से दूसरा बनेगा, और थोड़ा भी चेंज होने से क्या होता है, उनकी सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है। खाली पूरी बीटा ग्लोबिन, मतलब पूरा जो भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसमें जो बीटा चेन है, खाली एक जेनेटिक कोड में एक बेस पेयर चेंज होता है, तो पूरा का पूरा वो आपका आरबीसी का शेप ही बदल जाता है। जो कि आरबीसी इस तरह का था वो किस तरह का हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, और वो डेंजरस हो जाता है आपके लिए एनीमिटिक कंडीशन हो जाती है। तो वही आप सोचें कि जब ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो इन्हीं चीजों को वो प्रिवेंट करने के लिए दोनों ही स्ट्रैंड उसके कभी भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते, और अगर हो भी जाए तो आपस में वो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बना के फिर वो इन्हें क्या करते हैं, इंटरफेरेंस आरएनए वाला प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इंटरफेरेंस आरएनए यही होता था, उसमें वो इंटरफेयर करते थे ताकि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस को फर्दर करने नहीं देगा और चोक कर देगा पूरे उसको सिस्टम को। आया समझ में, कोई रिकॉल हुआ ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो कंडीशन होती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन, जिसे हम HbS से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन।
ये बस किस कंडीशन में होती है, 6th पोजीशन के जो जेनेटिक कोड है उस वाले में एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर आपने क्या पढ़ा था, ये वाला प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें किसी को डाउट है बेटा, किसी को भी नहीं है? अब इसके बाद नॉन एलिलिक इंटरेक्शन करते हैं। हो गया।